हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ना आपका थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब किस बुक से मैं पढ़ूंगा ये तो मैं नहीं कह सकता। हम लोग सिंपल इसे पढ़ेंगे और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब आप इसे पढ़ लेंगे आप कोई भी बुक सॉल्व करने के एबल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लो, नोट्स के साथ बनाते रहोगे तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज आपकी जैसी इच्छा। तो हेडिंग लगा लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर है बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। एकदम शून्य से अगर मैं इस बात को शुरू करूं तो सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि ये दिखता कैसे है, लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे है। तो यार देख लो, ये इक्वेशन है, इक्वेशन होगा तो इक्वल तो होगा ही। ठीक है, दो वेरिएबल है तो एक्स वाई होगा ही, और लीनियर है तो डिग्री 1 होगी। डिग्री क्या होती है बताओ? बहुत बढ़िया, जिसका पावर 1 होता है। ठीक है, तो अब आप आगे हेडिंग लगाइए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्यों लिखते हैं? ये लिखा जाता है ये जानने के लिए कि वास्तव में ये दिखता कैसे है। तो आप लिखेंगे जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? देखो ध्यान से, इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 कोई भी 3 वेरिएबल हो सकते हैं, a2 b2 और c2। ठीक है, जनरल फॉर्म ये हो गया। बिल्कुल ये ऐसे ही दिखेंगे, कुछ ऐसे ही दिखते हैं ये। ठीक है, या फिर अगर मैं ये ऐसे कह सकता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दो इक्वेशन जरूर चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? एक बात जरा दिमाग में बैठा लो, वो ये कि आपको जितने वेरिएबल दिए रहेंगे उतने इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 8, ठीक है, मैं कहूं इसको सॉल्व करो, आपको सर सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि x y z की अलग अलग वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर सॉल्व नहीं कर सकते। एक एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। कब निकलेगा? आप कहोगे सर मैं पहले तो मैं ये देख लूं कितने वेरिएबल हैं। तो है वेरिएबल 1 2 3। तो अगर 3 वेरिएबल हैं मेरे भाई तो 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर n वेरिएबल होते हैं तो n इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। ठीक है ना, 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना, 2 इक्वेशन से 1 इक्वेशन से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या लिखना है? तुम्हें ये लिखना है, इतना करने के बाद कॉपी में लिखते जाना, यूट्यूब की कॉपी बना लो। ठीक है, कोचिंग की कॉपी, यूट्यूब की कॉपी बना लो। ये बना लो कि n वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो n इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इतना ही बस अपन लोग लिख लेंगे। ओके, जनरल फॉर्म का ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब अगला हेडिंग लगाओ कि इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हेडिंग लगाओ हाउ टू सॉल्व। इसे मिटा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मेरा भी लेना मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। चलो कर लिया, चलो मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगा लो हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं। इसे सॉल्व करने के कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे। कौन कौन से? एक तरीका होता है ग्राफिकल, एक तरीका होता है एल्जेब्रिक। ठीक है, तो जैसे मैं ट्री बना रहा हूं ऐसे ही आप ट्री बनाओगे। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं मेरे भाई, एक को कहेंगे ग्राफिकल, ठीक है, एक को कहेंगे एल्जेब्रिक। ठीक है, 2 तरीके हो गए, एक को कहेंगे ग्राफिकल, एक को कहेंगे अलजेब्रिक।
जब आप अपना बुक उठाओगे, कोई भी उठा लो, तो सबसे पहले आपको ग्राफिकल मेथड ही मिलेगा, जहां पर यह समझाया जाएगा कि ग्राफ के माध्यम से इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम में पूरा साफ साफ लिख कर आएगा कि बाबू ग्राफिकल से सॉल्व करो, बाबू अलजेब्रिक से सॉल्व करो। ठीक है। नहीं लिख के आता है तो जिससे मन करे उससे कर दो यार। ठीक है। तो एक होगा ग्राफिकल, एक होगा अलजेब्रिक। ठीक है। अब देखो अलजेब्रिक में ना फिर से 3 तरीके होने लगते हैं। अच्छा, कोई कह सकता है बुद्धिमान बंदा कि सर जी बस यही होता है ग्राफिकल और अलजेब्रिक। देखो यार, तरीके कुछ और हो सकते हैं, लेकिन अपन लोग को 2 ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो ज्यादा शक्तिमान नहीं बनना है, 2 जानो, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में 3 तरीके हो जाते हैं जो हम लोग के एग्जाम में आएंगे। क्या मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहला हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद जो है वो एलिमिनेशन। ठीक है ना। इसके बाद एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद हम करेंगे एलिमिनेशन बाबू। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। तो तीसरा है मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। कुछ और भी तरीके होते हैं, अपन लोग को नहीं जानना उसके बारे में। ठीक है ना। 11th में जाना जाएगा, 12th में एक्चुअली आएगा। ठीक है। तो उसके बारे में सोचना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी इतना ध्यान रखना है। ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे ग्राफिकल के बारे में कि ग्राफिकल के बारे में अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर जानेंगे अलजेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ये दोनों तो बहुत ही मजेदार होते हैं, इन्हें करना काफी अच्छा लगता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आसानी होता है, पर ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है। और तुम किसे प्रेफर करोगे, मुझे पता है तुम एलिमिनेशन को प्रेफर करोगे ज्यादा करने के लिए। ठीक है। अब इस पे आओ, ग्राफिकल मेथड पे। ठीक है। पहला चैप्टर जो आपका है, चैप्टर नहीं, पहला एक्सरसाइज में कह सकता हूँ 3A RS अग्रवाल में है। बाकी आर सारा मुझे नहीं पता, और एनसीईआरटी में बालाजी, तमाम बुक्स आप लोग पढ़ते हो। अब देखो जरा ग्राफिकल में कैसे बनाना है। यार मुझे एक बात बताओ, बचपन में, जब बचपन का मतलब 9th में, जब आपने 9th में लीनियर से ग्राफ बनाया था तो ग्राफ कैसा बना था? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना था। ठीक है। तो आप जब स्ट्रेट लाइन बनाते हो, जैसे मैं कर दूं कि 2x + 3y + 4 = 0 पे ग्राफ बनाओ, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं 2 ग्राफ बना दूं, मतलब कि अगर मैं 2 इक्वेशन लिखूंगा तो जाहिर सी बात है 2 ही ग्राफ बनेगा ना यार। ठीक है। 2 ग्राफ में बनाऊं तो 2 ग्राफ कैसे बन सकते हैं? कुल कितने तरीके होते हैं 2 ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि 2 लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो देखो 2 लाइन को कुल 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हो सकता है कि लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, यानी लाइन कट कर रही है। ठीक है। या फिर लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। आप कहोगे सर यहां तो एक ही लाइन है। नहीं मेरे भाई, 2 लाइन है, ओवरलैप की हुई है। ठीक है। ओवरलैप मैं करा दूं, ओवरलैप। ठीक है। या फिर हम नहीं दिख रहा है कुछ ऐसे करें, लेकिन ये दिख तो नहीं रहा होगा। मैं कहां बनाऊं इसे, कहां बनाऊं? एक काम करता हूं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, एक ऐसे कर देता हूं और ऐसे कर देता हूं। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है। ओके। तो देखो एक तरीका ये हो गया। ठीक है। एक तरीका ये वाला हो गया, और ये ऐसे हो सकता है। ठीक है। ओके। तो यहां पर एक है और यहां एक है। डन। मुझे लग रहा होगा कि ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। चलो, तो हम ये कह रहे थे कि लाइन को ना मेरे भाई 3 तरीके से खींचा जा सकता है। ठीक है। पहला तरीका मैंने ये बताया कि इंटरसेप्ट, फिर ओवरलैप और उसके बाद पैरेलल। ठीक है ना। ये 3 तरीके हो सकते हैं। अब जरा समझो। अच्छा, कोई शक्तिमान कह सकता है कि नहीं सर हम तो ऐसे खींच देंगे। अरे बाबू खींच सकते हो, बढ़ा दो ना, इसको आगे बढ़ा दो। कोई सर हम ऐसे खींच देंगे तब, अरे यार तब भी तो इंटरसेप्ट ही हो रहा है। मतलब कि वो चीजें जब आगे बढ़ेंगी ना तो ऐसे ही बनेंगी। अब मेरी बात समझो। क्या ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब यहां जो ग्राफिकल मेथड में जो शुरू के 2 लाइनें हैं, ठीक है, इसे हम कहेंगे, इसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जब अगर दिए गए इक्वेशन से ग्राफ ऐसा बनेगा तो उस इक्वेशन का नेचर क्या होगा? तो उस इक्वेशन का नेचर जो होगा, या फिर उस इक्वेशन को कहेंगे हम कंसिस्टेंट। ध्यान रहे इस बात को,
कंजिस्टेंट, ठीक है ना। व्हाट आई एम सेइंग ब्रो कंजिस्टेंट, है ना। ओके, कंजिस्टेंट हो गया। अच्छा, इसको क्या कहेंगे यार, इसे कहेंगे इनकंजिस्टेंट, ठीक है ना, इनकंजिस्टेंट, ठीक है। तो ये तो फैशन वाले नाम रहे, अपन लोग को समझने के लिए क्या, जरा समझना। देखो यार, हर इक्वेशन को सॉल्व करना संभव नहीं होता है। ऐसा नहीं है जैसे मैं एक इक्वेशन यहां लिख दूं कि 2x + 3y + 5 = 0, और यहां लिख देता हूं क्या 6x प्लस क्या लिख दिया 9y + 8 = 0। तो इसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐसे इक्वेशंस जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता है। x और y की ऐसा कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी जो इसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे इक्वेशन को पता करना रहेगा तो ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे इनकंजिस्टेंट, ठीक है ना। यानी उस पर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपके पैरेलल बनेंगे, ठीक है। तो जरा समझना, जो भी लीनियर इक्वेशन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है कंजिस्टेंट, एक होता है इनकंजिस्टेंट। इसमें भी सेम आएगा, जब मैं इसे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि देखकर कैसे बता सकते हो। इसमें तो तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन जब मेरे भाई अलजेब्रा में आओगे तो देख कर ही बता दोगे कि वो कंजिस्टेंट है कि इनकंजिस्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? अब जरा समझो, मैंने ये कहा कि ये आपका कंजिस्टेंट हो गया, ये हो गया इनकंजिस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना एक्सरसाइज खोलोगे और उस एक्सरसाइज से आपको ये करना है कि कैसे उसे सॉल्व आप करोगे, और बस कैसे आप सॉल्व करोगे ये आपको जानना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो 3A में आप क्या करोगे, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मैं कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन जब हम लोग यहां तक आ गए मेरे भाई, तो थोड़ा सा इस बात को और समझ लेते हैं। जानते हो क्या कि कैसे अलजेब्रिक के मेथड से हम यह जानेंगे कि कब हमारा कंजिस्टेंट होगा, कब इनकंजिस्टेंट होगा। और कंजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आप सॉल्व कर सकते हो, और इनकंजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कब आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिखता कैसे है। मैंने बता दिया आपको कि कैसे दिखता है। a1x + b1y + c1 = 0, और यहां दिखेगा a2x + b2y + c2 = 0। इतना हो गया, ऐसा दिखता है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप रेशियो ले लो, किसका रेशियो यार, a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का, अगर आप रेशियो ले लेते हो, इसे थोड़ा सा मिटा दूं, फैशन बना रहे, है ना। तो देखो यहां तो अगर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, a1/a2 = b1/b2, इसे मैं लिखता हूं नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं a1/a2 और इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या, देखना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मैं इन तीन तरीके से लिख सकता हूं। कोई कहेगा सर यहां पर मैं क्या लिखूं, यहां पर मैं c1/c2 लिखूं या नॉट लिखूं, कोई जरूरत नहीं है, यहां लिखने के मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना काम सिर्फ इन्हीं दोनों से हो जा रहा है, तो तीसरे को क्यों बीच में लाया जाए। तो समझना, अगर इस तरह की चीजें आती है, मैं एग्जांपल एक समझाऊंगा, घबराना मत। अगर a1/a2 निकालते हो और b1/b2 निकालते हो, दोनों अगर इक्वल नहीं होता है, ठीक है, और a1/a2 निकालते हो, b1/b2 निकालते हो, c1/c2 निकालते हो, तीनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों केस होते हैं यार, तो ये दोनों केस भी कंजिस्टेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, कंजिस्टेंट में आएंगे। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन इफ इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये आएगा इनकंजिस्टेंट के केस में। इतनी बातें क्लियर हो गई, स्पष्ट है? बहुत बढ़िया, बहुत बुद्धिमान हो तुम लोग यार, इतना अच्छे समझ पा रहे हो। और कुछ भूल लो जो समझ नहीं पा रहे हैं, घबराओ मत, एक्सरसाइज जब करवाएंगे ना यार, सब क्लियर होगा, ठीक है। अब कलाकार हम लोग है नहीं कि कैमरे के सामने। तो चलो इतनी बातें हो गई, ठीक है।
कुछ बातें छूट गई होंगी तो मैं अब एक्सरसाइज के दौरान समझा दूंगा, ठीक है। अब एक बात और बतानी थी तुम्हें, क्या समझना कि एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि अगर लाइनें एक पॉइंट पे कट रही हैं, ठीक है, अगर लाइन एक पॉइंट पे कट रही हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक, क्या कहेंगे? यूनिक सोल्यूशन। जैसे कि मान लो हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू y 2, y की वैल्यू y 3, ठीक है, तो x की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी और सिर्फ 3 आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगी। एक केस ऐसा होता है कि ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 2 आई है तो 3 भी आ सकती, 3 मतलब नहीं 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि y की वैल्यू 3 आई है तो कुछ और भी आने लगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि x और y के इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। और एक ऐसा हो सकता है कि x और y का यूनिक आंसर है, ठीक है। ये ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, इसके बारे में तुम्हें एक बात बता दूं छोटा सा, क्योंकि देखो लाइन जितनी जगह पर काटती है उतने सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है जानते हो ना, x और y के ऐसे वैल्यू को पुट कर दूं सेटिस्फाई हो जाए यार, वही सॉल्यूशन होता है। चलो देखो, जितनी जगह पर काटता है उतने सॉल्यूशन होते हैं। यहां जरा देखो, एक जगह पर काट रहा है एक सॉल्यूशन होगा, जरा गिन के बता दो कितनी जगह काट रहा है, ओवरलैप कर रहा है, जरा गिनो, नहीं गिन पाओगे, इनफाइनाइट, तो यहां होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहां बताओ कितनी जगह पर काट रहा है, अरे काट ही नहीं रहा है ना, तो जब काट ही नहीं रहा है तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब इस बात जरा समझते हैं, तो कंजेशन में सॉल्यूशन तो होते हैं, कंजेशन पे आपके सॉल्यूशन तो होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, ये वाला है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और ये जो हिस्सा आएगा वो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और ये मेरे भाई जो होगा वो होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, ठीक है, अब जरा देखो इस बात को कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये क्या होगा, ये भी आपका बताएगा क्या, यूनिक, ठीक है, ओके। ये बताएगा इनफाइनाइट मेनी, और ये बताएगा नो सॉल्यूशन। क्या बताएगा, नो सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने लिखा है, तो मुझे लगता है ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी जो मैंने लिखा है। और ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसको समझेंगे और अच्छे से। और इस बात को जरा समझना, मेरे भाई कलाकार तो हम लोग हैं नहीं, कैमरे के सामने आते ही सारी बातें निकलने लगी, ठीक है, तो कुछ दिक्कतें होती हैं, मुझे लगता है आप समझोगे उस दिक्कत को और अपनी पढ़ाई को जारी रखोगे और इसे स्क्रीनशॉट लोगे, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही खूबसूरती के साथ फैशन को भर भर के, ठीक है ना, खूबसूरती के साथ फैशन को भर भर के अपने एक पेज में, ठीक है ना, पेज को आप हल्का सा घुमा के ये सारी बातें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरह आगे बढ़ेंगे, पहले 3A पढ़ेंगे, 3B पढ़ेंगे, ठीक है, सारी बातें खत्म करेंगे। चलो अब आज के लिए इतना ही, बोर तो नहीं हुए हो ना, चलो बाय।